वो नहीं चाहते हैं दोबारा से जंगल राज वहां पे हो, इसलिए वो अपने मतदान का सदुपयोग करने गए तो हैं। आप कॉन्फिडेंट हैं कि ये जो महिला वोटर बड़ी बड़ी कतारों में खड़ी दिखी है, ये जो वोटिंग परसेंटेज बड़ा दिखाई दे रहा है, ये आपके पक्ष में जा रहा है? आप ये कह रही हैं 2020 आप ये क्यों नहीं मानती कि जीविका दीदी जिनको कंफर्म नौकरी देने की बात की गई है उनके दिमाग में कंफर्म नौकरी हवाबाजी है? क्योंकि ये हवाबाजी है। सेम मैनिफेस्टो मैंने पहले भी बोला है, इन लोगों का सेम मैनिफेस्टो 1995 में आया था, हर एक घर से एक को सरकारी नौकरी दे देंगे। बताइए कितने आप कह रही हैं वोट जंगल राज के नाम पे नहीं मिल रहा है, वोट विकास के नाम पे मिल रहा है। बिल्कुल, वोट विकास के नाम पे। दूसरी बात, एक चीज और क्लियर करना चाहते हैं, इन्होंने घोषणा पत्र में रेलवे की बात बोली। देखिए क्या बिहार सरकार के मैनिफेस्टो से आपके बीच में नहीं बोला था, आप मुझे बताने दीजिए। रेलवे, जिस रेलवे की बात आप करते हैं, पूछिए कि इन्होंने जो घोषणा पत्र में रेलवे की बात की गई है, ये डबल इंजन की सरकार है, इसीलिए ये बात। अरे वो जॉइंट मैनिफेस्टो है ना, सेंटर के पास पावर है, सेंटर के पास पावर है रेलवे चलाने का, और ये एनडीए की गवर्नमेंट है दोनों जगह। कौन सा केंद्र में भी एनडीए का नहीं था और हमारे यहाँ भी एनडीए का ही है। आपकी तरह खोखले वादे नहीं होते हैं। आगामी 5 वर्ष में क्या करेगी, इसका मैनिफेस्टो था ना। अरे तो आप एक मिनट, उत्पल साहब आप कैसी एक बार, उत्पल साहब ये कौन सी नई थ्योरी लेके आ गए आप? अरे वो सेंट्रल में है, वो स्टेट पे है, सेंटर, वो कहते हैं ना डबल इंजन की सरकार। अगर उन्होंने कुछ सेंटर की योजनाओं का भी जिक्र कर दिया, आपको क्यों परेशानी हो रही है? उनके पास मैंडेट है साहब, रेलवे बनाने का, हाईवेज बनाने का, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, केंद्र सरकार का मैंडेट है, उसमें दिक्कत क्या है? इनको कौन सेंट्रल गुमराह मत करिए रमेश जी, रेलवे भी बनेगा। और एक चीज बता देते हैं, जितने भी कमिटमेंट सवाल उठता है, रमेश जी सवाल उठता है, कैसे उठता है? अभी अमित शाह जी आए, एक मिनट जरा सा इनको सुनने दीजिए, सुन ली। देखिए अभी अमित शाह जी आए, बोले हमको सत्ता में लाइए तो मैं घुसपैठियों को बाहर कर दूंगा। अरे भाई आप तो सत्ता में ऑलरेडी हैं, अभी वो क्यों नहीं? अगर ऑलरेडी केंद्र सरकार में आप हैं, तो आप रेल को बेच दिए अपने निजी मित्रों के हवाले, तो इनकम आएगा मित्रों के हवाले से और बनेगी राज्य सरकार के पैसा से। यानी कि ये गोनू झा और भाना झा का ये जो भैंस का बात था, अरे रेलवे में एक्सपेंडिचर, जो चारा देगा रेलवे में जो अच्छा बताइए मैनिफेस्टो है। और रेलवे में आप बिहार सरकार के मैनिफेस्टो में क्यों इसका जिक्र कर रहे हैं? ये बिल्कुल वही आपकी नाराजगी है का मामला है। हाँ, आपकी नाराजगी जायज है भाई, और दूध दुहेगा एक भाई, आपकी नाराजगी जायज है। नहीं दुहेगा, जो दूध दुहेगा वो चारा नहीं खिलाएगा। आप इस तरह के मैनिफेस्टो दिए हैं। चारा चोरों को दिमाग में चारा ही भरा हुआ है, यहाँ भी चारा लेकर के आ गए। अपने नेता को जाकर बचाइए, फिर से जेल जाने वाले हैं। इतना भ्रष्टाचार करिएगा और प्रवचन कर रहे हैं। 3.5 करोड़ परिवार को दे नहीं पाएंगे, नौकरी, आप जवाब दे नहीं पाएंगे। जो पूछा जा रहा है, आप आएंगे थेट्रोलॉजी करेंगे। अरे चारा कहाँ से ले आए? आपको बताना चाहिए कि पिछला जो मैनिफेस्टो आपने जारी किया था, 2 करोड़ नौकरी, वो क्या हुआ? कितने लोगों को आपने नौकरी दिया? ये बात आपको बताना पड़ेगा। आप महिला सुरक्षा के बारे में कहे, आप किसानों की आय दोगुनी करने की बात कहे, रुकने नहीं देंगे। बिहार के लोगों ने ठान लिया है, आप सुनिए जरा, बिहार के लोगों ने मान लिया है कि यूपी ने ठगा था। केवल 2 लाख करोड़ रुपए दिए 10 साल में। एनडीए और मोदी जी की सरकार ने 15 लाख करोड़ रुपए से बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास का बनाने का काम सबको किया। पक्का मकान दे देंगे 2022 तक। क्या हुआ? विप्लव साहब, पक्के मकान दिए जितने 70 साल में आप 7 निश्चय के तहत जो मैनिफेस्टो किए थे उसका हिसाब भी दीजिए। सरकार सिर्फ नए मैनिफेस्टो जो खोखली जारी करती है वही बताने के लिए नहीं। ठीक है, अभी दीपक झा साहब भी मेरे साथ आ चुके हैं। माफ कीजिएगा विप्लव साहब, बल्लभ साहब, एक मिनट आप दोनों रुक जाइए। दीपक झा साहब, मैं आपका एक आंकलन चाहता हूं। ये जो ऐतिहासिक वोटर टर्नआउट हुआ है आजादी के बाद, ऑलमोस्ट 8% अगर आप 2020 से इसका मुकाबला करें, हालांकि तब 3 फेजेस में चुनाव हो रहे थे, इस बार 2 फेजेस में चुनाव हो रहे, तब 71 सीट्स में फर्स्ट फेज में वोट पड़े थे, इस बार 121 में है। मैं आपका एक ईमानदार आकलन चाहता हूं, आप लोगों का प्राइमरी सोच क्या निकल के आ रही है इस ऐतिहासिक वोटर टर्नआउट पे? देखिए, सबसे पहली बात है क्यों पड़े हैं इतने ज़्यादा। नरेंद्र मोदी जी खुद 2015 में एक भाषण दे रहे थे और बिहार सरकार की उपलब्धियां गिना रहे थे कि बिहार सरकार ने कितने घोटाले किए हैं। जरा 10-15 सेकंड दीजिएगा, मैं सुनाना चाहता हूं, और मेरा समय अगर फिर आप काटना चाहें तो काट दीजिएगा, कोई बात नहीं। देश सुने नरेंद्र मोदी जी को कि किस तरीके से। नहीं, पहले आप क्या खेल किया है बिहार की जनता जानती है। नई पीढ़ी के लोगों को मैं याद कराना चाहता हूँ,
जरा याद कीजिए, दवाई खरीद घोटाला, ट्रांसफार्मर खरीद घोटाला, सुनाइए देश को। एस्टीमेट घोटाला, इंजीनियरिंग शांति से, कॉलेज धैर्य के नॉमिनेशन साथ। घोटाला, नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं। फर्टिलाइजर सब्सिडी घोटाला, मस्टर रोल घोटाला, राशन किरासन घोटाला, व्याख्याता नियुक्त घोटाला, इंजीनियरिंग कॉलेज नॉमिनेशन घोटाला, फर्टिलाइजर सब्सिडी घोटाला, मस्टर रोल घोटाला, राशन किरासन घोटाला, व्याख्याता नियुक्त घोटाला, शराब घोटाला, दीपक झा साहब, अभी हो गया। नियुक्ति घोटाला, नलकूप घोटाला, इंदिरा आवास घोटाला। सुनिए, नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं भैया, इतने घोटालों की लिस्ट तो कैसे हो गया? देश के प्रधानमंत्री को सुनिए जरा। मिड डे मील घोटाला, मन की बात कर रहे हैं। आंगनवाड़ी घोटाला, सुनिए सही। मेगा घोटाला, कुलपति नियुक्ति घोटाला, पथ निर्माण घोटाला, पुल निर्माण घोटाला, शिक्षा अभियान घोटाला, टैक्स दीपक झा साहब, अभी आपने एक पूरी लिस्ट सुना दी है इसका। घोटाला, वायरलेस बैटरी घोटाला, बियाणा जमीन घोटाला, बुद्ध स्मृति पार्क निर्माण घोटाला, चावल घोटाला। रमेश भाई, तो अभी दीपक झा साहब, आप वो बात ठीक है, आपने सुनवा दिया, हमने पूरा सुना। अब आप मुझे बताइए, आपका आकलन क्या है, ये जो वोटिंग टर्नआउट बढ़ा है? दीपक झा साहब, एक बात कहूं? रमेश भाई, दीपक झा साहब, घोटालों की दीपक झा लिस्ट साहब, एक बात नरेंद्र कहूं मैं? मोदी जी बोल रहे थे। दीपक झा साहब, एक बात कहूं मैं? जी, लोकतंत्र में सत्ता बहुत मायने रखती है। आप कब तक ये सुनाते सुनाते थक जाएंगे और वो सत्ता में आते आते आगे बढ़ जाएंगे? आप कब तक ये सुनाते हुए अपने दिल को ठंडक देते रहेंगे? कुछ करिए साहब, बताइए जनता को कि आप अपनी जगह सही है, कन्विंस करिए ताकि वो आपकी सत्ता लेके आए, वो आप पे भरोसा करे, आपके वादों पे भरोसा करे, आपके मैनिफेस्टो पे भरोसा करे। कब तक आप मोबाइल का यूट्यूब निकाल के सुनाते रहेंगे टीवी में? अरे इससे क्या फर्क पड़ेगा? जनता को कन्विंस करिए सर अपने पक्ष में। अब आप बोल रहे हो तो मैं बोलूं सर। आपका सवाल हो गया? सर, आपका सवाल हो गया तो जवाब दूं मैं? प्लीज सर, बोलिए सर। रमेश जी, अगर मेरे ऊपर आप एक कटाक्ष करने की बजाय कब तक इन मुद्दों की बात करेंगे? अगर आप एक कहते हैं कि इन मुद्दों के खिलाफ जनता जाग रही है, इन मुद्दों के खिलाफ जनता कब जागेगी? जो मीडिया है ना, नैरेटिव सेट करता है। मीडिया चौथा स्तंभ है। मीडिया कोई कमजोर स्तंभ तो है नहीं, जैसे कांग्रेस, वैसे बीजेपी राजनीतिक दल हो गए, वैसे मीडिया भी अपने आप में एक स्वतंत्र आईना है समाज के लिए। जो समाज में हो रहा है, समाज में बदलाव लाता है, तो आप भी उसको उतने ही हकदार और जिम्मेदार हैं। पहली बात तो नरेंद्र मोदी जी ने घोटालों की लिस्ट गिनवाई और पिछले 10 सालों में नीतीश कुमार सरकार के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं किया। देश जानना चाहता है क्यों? क्योंकि ये लोग बेवकूफ कैसे बनाते हैं। आप दिल्ली में रहते हैं, नोएडा में रहते हैं, देख रहे हैं दिल्ली और नोएडा में कितनी पोल्यूशन कंट्रोल से बाहर है, आउट ऑफ कंट्रोल है। अरे सर, और ये लोग क्या कर हम रहे हैं? बिहार की राजनीति पे बात कर लेते हैं ना, मैं इस पे अलग से डिबेट करूंगा सर। पानी का छिड़काव कर रहे हैं जिससे गलत डेटा जाए। देश की जनता को उसी तरीके से धोखा दे रहे हैं, बिहार की जनता को उसी तरीके से धोखा दे रहे हैं। बिहार की जनता इन घोटालों के खिलाफ बात करना चाह रही है, लेकिन आप लोग हैं कि 1990 में जाके कहते अरे भैया जंगल राज तो अब है, जब देश का गृह मंत्री कहता है। तो साहब एक बात बताइए दीपक झा साहब, चलिए मैंने आपकी बात भी मान ली। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।